आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो ज्योग्राफी का है और इसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए, हमारी बदलती पृथ्वी तीसरा चैप्टर है और इसमें यही जानेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पृथ्वी के ऊपर देखेंगे बहुत सारे वोल्केनो इरप्ट होते हैं, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे तो भूकंप के गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो सवाल बनता है कि ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। या आप देखेंगे कि बहुत जगह पठार भी बनता नजर आएगा जिनको हम स्थलाकृतियां बोलते हैं। तो ये जो स्थलाकृतियां बनती हैं या जो वोल्केनो इरप्ट होता है, अर्थक्वेक आता है, मतलब भूकंप आता है, ये क्यों आता है। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी बदलती पृथ्वी का मतलब हमारी पृथ्वी में क्या-क्या बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, इस चैप्टर की बात करें, तो इस चैप्टर का जो नाम है हमारी बदलती पृथ्वी है। इस चैप्टर में सबसे पहली बात हमको समझनी है लिथोस्फीयर, जो कह सकते हैं स्थलमंडलीय प्लेट। प्लेट क्या होती है? सबसे पहला सवाल है प्लेट क्या होती है? पहला सवाल है कि प्लेट क्या होती है? ठीक है? यानी कि प्लेट क्या होती है? इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले इसमें है, ये पढ़ने वाले हैं कि उसमें कौन-कौन से फोर्स हैं, पृथ्वी में कौन-कौन से बल काम करते हैं। और बल के बाद पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, कैसे होता है। फिर अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे, जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल नदी से कोई स्थलाकृतियाँ बनती हैं, नदी के अपरदन से बनती हैं, पवन के अपरदन और अपचय से बनती है, मतलब डिपोजिशन से बनती है और इरोजन से बनती है। उनको हम इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें समझना है कि प्लेट क्या होती है। तो देखिए, आपने एक चीज पढ़ी थी, प्लेट में एक चीज आपने पढ़ी थी कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो पृथ्वी है, फॉर एग्जाम्पल इसके पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है आंतरिक संरचना। तो अगर मानते हैं आप कि सबसे ऊपर क्या यहाँ पर है, क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे यहाँ पर मेंटल मिल जाएगा, मेंटल मिल जाएगा। और मेंटल के बाद में क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। मेंटल के बाद में क्या होगा, कोर है। तो आपने पढ़ा था यहां से लगभग 6371 किलोमीटर की डेप्थ तक जो मोटाई है, मतलब कि जो गहराई है, यही पृथ्वी की त्रिज्या है, यही पृथ्वी की त्रिज्या है। सतह से जहां पर हम बैठे हैं, सतह से 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रस्ट। करेक्ट। फिर इसके बाद में 100 किलोमीटर लगभग और, मतलब कि लगभग यहां तक, ये किसका भाग है, तो ये जो भाग है मेंटल का भाग है। मेंटल का कहां भाग है, तो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहां पर है, ये जो है इसको बोलते हैं, इसको, ये है मैग्मा चेंबर। मैंने इसको डिस्कस पिछले चैप्टर वीडियो में हमने किया था। मैग्मा चेंबर, मैग्मा चेंबर बोलते हैं, मैग्मा, इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा चेंबर बोलेंगे। और यहाँ पर मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। तो ये हो गया 100 किलोमीटर और, इस 100 से ये 100, तो पूरा कितना हो गया, पूरा अगर देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा, तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। इसको ही बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। करेक्ट, यहाँ तक की बात हो गई। तो लिथोस्फीयर में क्या आ जाएगा, अगर कोई बात करता है वह स्थलमंडल क्या होगा, लिथोस्फीयर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्थलमंडल। क्या हो जाएगा, स्थलमंडल। तो स्थलमंडल में क्या क्या चीजें आई, तो स्थलमंडल की अगर बात करेंगे तो क्या आया, तो इसमें एक तो आ गया क्रस्ट, क्रस्ट हो गया, प्लस मेंटल। कौन सा मेंटल, ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल का कौन सा भाग, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ये आ गया। तो यहां पर बात है प्लेट क्या है। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था कि जो महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, अगर प्लेट देखेंगे तो ये जो क्रस्ट वाला भाग है, जो क्रस्ट है, क्रस्ट को कुछ बड़े और छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। जो क्रस्ट को बड़े छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही प्लेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। जैसे आप इस पे देख सकते हैं, आप इस पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये महाद्वीप हो गया, ये कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखा रहा है। और ब्राउन कलर से ये जो दिखाई दे रहा है ये प्लेट है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लेट हो जाएगी। करेक्ट है यहाँ तक की बात। तो अगर आप देखें तो प्लेट क्या है, क्रस्ट का जो, ये कह सकते हैं कि जैसे क्रस्ट को काट दें अलग अलग टुकड़ों में, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लेट बोलेंगे। ठीक है। तो दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक तो होती है प्रमुख प्लेट और दूसरी होती है गौड़ प्लेट। गौड़ प्लेट का मतलब क्या है, द्वितीय प्लेट, जो छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, मतलब बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें। बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, लगभग 7, लगभग क्या, एग्जैक्टली 7 है। बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, 7 है। और बहुत सारी कैसी हैं, छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो आप ध्यान से देखने पाएंगे कि जो बड़ी, मतलब जो प्लेटें हैं, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, जो बड़ी प्लेटें हैं वो कहां पर है, ये मैग्मा चेंबर के ऊपर है।
मैग्मा चेंबर के ऊपर है। यदि कि मैग्मा यहाँ पर भरा हुआ है, मैग्मा कैसा है तो मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या, पिघला हुआ है। और ये कैसा है, सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड का मतलब क्या है, अर्ध तरल है, ना तो ठोस है ना ही तरल है। तो होता यह है कि जब जो मैग्मा होता है उसमें संवहन की क्रिया होती है। संवहन का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल आप समझेंगे कि आप जब कभी पानी को गर्म करते होंगे भगोने या किसी चीज में गर्म करते होंगे, तो वहां पर देखते होंगे कि जब गर्म होता है तो अंदर से बुलबुले बाहर आना शुरू होते हैं। ऐसे इस तरीके से बुलबुले ऊपर आना शुरू होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, संवहन। तो संवहन यहाँ पर होता है, मतलब मैग्मा चेंबर में संवहन होता है। तो ये देखिए कि प्लेट ये है, ये जो प्लेट है ये मैग्मा चेंबर के ऊपर है। मैग्मा चेंबर में जब कुछ संचलन होता है, जब कोई संवहन होता है, तो मैग्मा चेंबर में होने वाले संवहन की वजह से क्या होता है कि प्लेटों में मूवमेंट होता है, प्लेटों में गति होती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, प्लेटों में गति बोलते हैं। और इसको मैंने आपको पढ़ाया था, जो प्लेटों की गति होती है वो क्यों होती है, वो मैं पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर इस चैप्टर में यही बात की गई है कि जो प्लेट होती है वो क्या है। तो मैंने बताया आपको अभी यही बात बताई, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसको क्या बोलते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। फिर मैंने बताया कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्ताकार रूप में घूमता रहता है, जिस क्रिया को यहाँ पे दिखाया गया। ये चीज आपको समझाएगी, जो मैंने आपको बताया था कि पानी गर्म होता है फिर ऐसी इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, एक सवाल बन गया कि प्लेटों में गति क्यों होती है, तो उसका आंसर आपको समझ में आ गया कि जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है उसमें गति होती रहती है, इसलिए वहां पर प्लेटों में गति होती रहती है। बात समझ में आ गई। अब इस पे अगर बात करें कि पृथ्वी की गतियों में दो चीजें हैं, पृथ्वी की गतियों में दो चीजें हैं। पृथ्वी की गतियों में मतलब कौन सी गति, ये वो गति है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के चलने से होता है। तो प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। और जब प्लेट पर गति होगी तो परिवर्तन तो होगा ही होगा। और ये जो परिवर्तन होगा, पृथ्वी की गति को इन बलों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। पहला इंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जनिक बल। दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स, बहिर्जनिक बल। मतलब ऐसा समझ लिए, ऐसा बल, नाम पे ही है इंडोजेनिक, ऐसा बल जो अंदर ही जनरेट होता है उसको क्या बोलेंगे, इंडोजेनिक। और ऐसा बल जो बाहर जनरेट होता है, बाहर उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, बहिर। जैसे इंडो का मतलब ही होता है अंतः, आप देख सकते हैं इंडो का मतलब क्या होता है, अंतः। और एक्सो का मतलब ही तो बाह्य, और जेनिक का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। जैसे इंडोजेनिक मतलब कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंतर्जनिक। और जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब सवाल है कि आंतरिक बल और बाह्य बल में कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी चीज आती है। तो आंतरिक बल में भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। लेकिन बाह्य बल में देखेंगे तो भी बहुत सारे बल आगे देखने को मिलेंगे। जैसे समुद्र की तरंग होती है उससे, जो जो वायु में गति होती है उससे। तो आंतरिक और बाह्य बल दो प्रकार के बल होते हैं। अगर इसमें बात करते हैं आंतरिक बल और बाह्य बल की, तो देखिएगा यहाँ पर आंतरिक बल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आकस्मिक बल, एक होता है पटल विरूपणी बल। एक कौन सा बल होता है, आकस्मिक बल होता है। दूसरा कौन सा होता है, पटल विरूपणी बल होता है। बहिर्बल को भी, बल में भी एक चीज होती है, इसको बोलते हैं अपर्दन और निक्षेपण। अब सवाल होता है, एक एक करके डिफाइन करते हैं। आकस्मिक बल क्या है, आकस्मिक बल का मतलब है एकदम से आना और उसमें बहुत नुकसान हो जाना। फॉर एग्जाम्पल कि भूकंप देखिए अचानक से आता है, उसमें बहुत नुकसान होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, बहुत तेज होता है, और उसमें वैसे तो ज्वालामुखी बहुत प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें नुकसान भी होता है। लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है, उसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है और आकस्मिक आते हैं। पटल विरूपणी जो बल होता है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन उसमें देखिएगा जैसे पर्वत निर्माण बल, निर्माणकारी बल, जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है, वो पटल विरूपण बल होता है। बात में आ गई। बहिर्जनित बलों की बात करेंगे तो एक होता है अपर्दन और एक होता है निक्षेपण। देखिए अपर्दन का मतलब है कोई चीज टूटना और फूटना। कोई चीज टूटने का फूटने का मतलब है, मान लीजिए कोई रॉक है, मतलब कि चट्टान है, चट्टान है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसी पर रेनफॉल भी होती है, पानी भी बरसता है। तो संपीडन की वजह से, फैलने की वजह से, कम होने की वजह से धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो उसको बोलते हैं अपर्दन, मतलब कि किसी चीज का टूटना फूटना। और वहां से कहीं, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है वो टूट गया या धीरे धीरे बहुत वो क्षय हो गया, तो छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाएगा। फिर वो हवा के सहारे या किस पानी के सहारे, जल के सहारे वो कहीं जाकर के जम जाता है। तो जमाव को क्या बोलते हैं, निक्षेपण। तो बहिर्जनिक बल में अपर्दन और निक्षेपण होता है। अपर्दन में क्या होता है, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, और क्या होता है, हिमनद। तो हमारे ख्याल से इतनी बात में आपको आगे 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 होगी कि
जो प्लेट होती है वो क्या होती है, फिर मैंने आपको बता दिया बल कौन कौन से हैं पृथ्वी की गतियों में, अंतर्जनिक और बहिर्जनिक, अंतर्जनिक में आकस्मिक और पटल विरूपण, और बहिर्जनिक में क्या है, अपरदन और निक्षेपण। ठीक है, आइए अब समझते हैं ज्वालामुखी के बारे में। देखिए ज्वालामुखी की बात करते हैं ना, अब देखिए इसमें ज्वालामुखी नाम ही है जिससे मुख से ज्वाला निकलती, ज्वाला का मतलब क्या है, आग निकलती हो, जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी ऑब्वियस बात कोई छिद्र होगा। तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। अभी जो पिघला हुआ पदार्थ है, इस पिघले हुए पदार्थ को क्या बोलेंगे, इस पिघले हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्मा। ये मैग्मा जब पृथ्वी की सतह से ऊपर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लावा। इसको क्या बोलते हैं, लावा। बात समझ में आ रही है। तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, उसमें से क्या निकलता है, तो यहां पर आप इस डायग्राम में देखिए, इस इमेज में देखिए, ये देखिए मैग्मा चेंबर है जो मैंने बताया था आपको, क्रस्ट के नीचे मैग्मा चेंबर है, यहां से मैग्मा निकलता है। जब मैग्मा निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा, लावा बोलते हैं। लावा के साथ साथ में इसमें गैस, गैस से निकलती है, राख निकलती है, बहुत छोटे छोटे धूलकण निकलते हैं। बात समझ में आ गई। तो जब ये सतह पर विस्फोट होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। और यहां पर मैंने बताया था मैग्मा चेंबर किसका भाग है, मैग्मा चेंबर मेंटल भाग है, यहां से निकलता है तो भूपर्पटी आती है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। इसको तोड़ करके लावा जिससे निकलता है उसको निकास नली या वेंट कहते हैं। लावा जिससे निकलता है उसको क्या बोलते हैं, निकास नली या वेंट। इससे क्या निकलता है, तो लावा निकलता, मैग्मा बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं। इसी से धूल, कण, राख, गैस ये सब निकलते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा हाल ही में इथोपिया वाले रीजन में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जो कि 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा उससे आसपास के क्षेत्र इवन भारत तक भी प्रभावित हुआ है। तो ज्वालामुखी क्या समझ गया, एक ऐसा छिद्र जिसके मुख से जहां से पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, उसका साथ साथ गैस और राख भी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। बस में आगे इतनी क्लियर है यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं भूकंप की। अर्थक्वेक क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी, अर्थक्वेक नाम पर जाओ, भूकंप मतलब भू का कांपना, भूपटल का कांपना। अब सवाल है कंपन क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानव जनित भी कारण हो सकते हैं। बात समझ में आई। तो अभी जहां पर हम समझेंगे भूकंप क्या होता है, तो भूकंप का मतलब है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के चारों तरफ, या कह सकते हैं पृथ्वी पर स्पेसिफिक जगह पर या किसी विशेष क्षेत्र में उसका कंपन, यानी स्थानीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूकंप। अब भूकंप में एक इंपॉर्टेंट बात है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे एग्जांपल में ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थान, क्षेत्र नहीं है, एक ऐसा स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, उद्गम, उसको बोलते हैं इपो सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, इपो सेंटर, उद्गम केंद्र। भू सतह पर, अच्छा ये तो बाद में पढ़ेंगे भी, ध्यान रखिएगा, सॉरी उद्गम नहीं, उसको बोलते हैं फोकस, को बोलते हैं उद्गम केंद्र को फोकस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं। यानी कि यहां से भूकंप शुरू होता है, भूकंप की शुरुआत यहां से होती है। भूकंप की शुरुआत यहां से होती है, शुरुआत यहां से होती है। तो जब भूकंप की शुरुआत होती है तो भूकंप में क्या होता है, इसमें तरंगे निकलती हैं। भूकंप में क्या होता है, तरंगे निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं। ऐसी तरंग, एक पी तरंग होती है, कौन सी होती है, एस तरंग होती है, प्राइमरी तरंग और सेकेंडरी तरंग होती है। तो ये इस केंद्र से भागना शुरू करती हैं, जहां पर सबसे पहले तरंग पहुंचती है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र वो जगह है, वो स्थान है, वो एरिया है जहां पर भूकंपी तरंग सबसे पहले पहुंचती है, उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। और क्योंकि पहले पहुंचती है, इसका मतलब वो सबसे पास में होगा। तो उद्गम केंद्र जिसको फोकस बोलते हैं, फोकस के निकटतम स्थान कौन सा होता है, तो ईपी सेंटर होता है, ईपी सेंटर होता है, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या बोलते हैं, उसके निकटतम स्थान को बोलते हैं अधिकेंद्र, यानी क्या बोलते हैं उसको, ईपी सेंटर कहते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात। तो अधिकेंद्र से कंपन की तरंगों के रूप में गमन होता है, अधिकेंद्र से कंपन की तरंगों की ओर गमन होता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग सर्वाधिक हानिकारक होते हैं एवं अधिकेंद्र से दूरी के बढ़ने के साथ साथ कंपन की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब कि ये जहां पर सबसे पहले ये भूकंपी तरंग पहुंचती हैं वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उससे दूर स्थित स्थानों पर नुकसान होता है लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, अब सवाल है कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं, तो ये दो तरंगें इनको बोलते हैं पी और एस वेव, इसको बोलते हैं बॉडी वेव, भूगर्भीय तरंगे।
भूगर्भीय तरंगे बोलते हैं। और एक होती है एल वेव, लॉन्ग वेव होती है। एक होती है एल वेव, इसको क्या बोलते हैं, लब वेव बोलते हैं, या लॉन्ग वेव भी है, या लब वेव बोलते हैं इसको, लब वेव। इसको बोलते हैं सरफेस तरंग बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं। मतलब कि भूगर्भ, मतलब कि उद्गम केंद्र, फोकस से जिन तरंगों की उत्पत्ति होती है वो कौन सी है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। तो ये तो एग्जाम्पल दिया है, समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग को क्या बोलते हैं, पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और एल तरंग को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय तरंग या सतही तरंगे को क्या बोलते हैं, सतही तरंगे भी कहते हैं। बात समझ में आ गई, सतही तरंगे भी कहते हैं। अब दो तीन बातें समझिएगा। सबसे पहली बात, गति की जब बात करेंगे तो यहां पर जो पी तरंग होती है, गति की जब बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे जब, तो स्पीड में सबसे ज्यादा तरंग किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी, पी, उसके बाद एस, उसके बाद एल, मतलब कि घटते क्रम में। इसके बाद अगर यहां पर तीव्रता की बात करेंगे, तीव्रता का मतलब है नुकसान करने के हिसाब से बात करेंगे, सबसे हानिकारक या सबसे लिख लें हानिकारक, हानि के बाद बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचाती है वो एस एल वेव है, उसके बाद एस वेव है, उसके बाद पी वेव है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एस वेव की, सॉरी पी वेव की स्पीड सबसे ज्यादा है लेकिन हानिकारक सबसे कम होती है, और एल वेव की स्पीड सबसे कम है लेकिन हानिकारक सबसे ज्यादा होती है। ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है, पी तरंग जिसको प्राइमरी तरंग बोलते हैं, ये सभी माध्यमों में गति करती है, सभी माध्यमों में गति करती है। सभी माध्यमों में गति का मतलब है ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में गति करती है। लेकिन एस तरंग जो होती है वो सभी माध्यमों में गति नहीं करती है। ठीक है, गति नहीं करती है। भूकंप का जब मापन होता है, भूकंप को कैसे मापते हैं, तो भूकंप का जो मापन होता है वो क्या होता है, भूकंप लेखी पर करते हैं, लेकिन भूकंप की तीव्रता, यहां पर ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता किस पे मेजर करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस पे करते हैं, वो करते हैं रेक्टर स्केल पर, मतलब कि जहां पर तीव्रता को मेजर किया जाता है। ठीक है, जहां पर उसको मेजर किया जाता है। क्लियर आता की बात हो गई। ठीक है, ठीक। तो जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतना ही ज्यादा खतरनाक या कह सकते हैं विनाशकारी भूकंप होगा। आपने देखा होगा कि जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, उसको भूकंपों का देश भी कहते हैं। ये आपने देखा होगा कि जब इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था 2004 में, तो सुनामी आई थी और उससे भूकंप भी हुआ था। मतलब कि भूकंप जब, या अभी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इसमें दिया, भुज का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो जो 7 या उससे ज्यादा तीव्रता का, जब 7 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप होता है तो वो बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, अब यहां पर है कि भूकंप आए से बचाव की क्या तैयारी है, तो भूकंप नहीं आएगा ऐसा हम मान नहीं सकते। कुछ ऐसे एरिया हैं, आगे पढ़ेंगे चल करके, जहां पर भूकंप की संभावना बहुत ज्यादा है। तो भूकंप को रोक नहीं सकता है क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है, इसको रोकना असंभव है, भूकंप कभी भी आ सकता है। लेकिन ये है कि उससे हम तैयारी करके उसको हम कम कर सकते हैं, मतलब कि भूकंप को भी नहीं कम कर सकते हैं, उससे होने वाली हानि को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अगर स्थानीय लोग जो हैं जानवरों के व्यवहार को समझ करके, कि सामान्यतः वो व्यवहार सामान्य करते हैं, लेकिन जब भूकंप आने वाला होता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। तालाब में मछलियों में उत्तेजना होती है, सांपों का धरातल पर आना, सांप धरातल मतलब अपने बिल से बाहर आ जाएंगे, है ना। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके हम ये समझ सकते हैं कि भूकंप आने वाला है तो उससे बचाव की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, भूकंप जब आए तो कहां पर आश्रय लें, कहां पर रहें, सुरक्षित स्थान पर जाएं, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में खड़े हो जाएं। इनसे दूर रहें, किनसे दूर रहना, आग वाले स्थान से दूर रहना है, चिमनी के आसपास से दूर रहना है, टूट सकने वाली खिड़कियां, शीशे और तस्वीर फ्रेम से दूर रहना है। पहले से तैयार रहें, मतलब ये, जैसे एग्जांपल में जहां पर जापान को देखेंगे, जापान में बहुत भूकंप आता है लेकिन वहां पर नुकसान ज्यादा नहीं होता है क्योंकि वो पहले से तैयार रहते हैं, उनको समझ में आ चुका है कि कैसे उनको तैयारी रखनी है, क्योंकि भूकंप वहां तो कभी भी आ सकता है। तो अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों की जागरूकता फैलाएं, आपदा का सामना विश्वास से करें, मतलब कि इसे हम समझदारी से कम कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसे रोका तो नहीं ही जा सकता है। ठीक है, जहां तक बात क्लियर है।
तो यहाँ पर भुज का दिया हुआ, भुज का एग्जांपल दिया है कि 2001 26 जनवरी 2001 में जब भुज कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ पर जब भूकंप आया था तो 6.9 तीव्रता इसकी मापी गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक, इसमें बहुत ही तबाही जैसा माहौल हो गया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की कई स्कूलों में बिल्डिंग गिर गई, छात्र-छात्राओं की डेथ हो गई, टीचर्स की डेथ हो गई। बहुत सी चीज़ें वहाँ पर आई जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत से नुकसान हुआ, जिसकी वजह से भारत में भी कह सकते हैं कि जो खतरनाक भूकंप आते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है? अब ये जैसे एग्जांपल की बात करें, हिमालय वाला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप तीव्रता सबसे ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पर क्योंकि हिमालय का निर्माण तो हो रहा है, तो हिमालय का निर्माण होने की वजह से क्या होता है, भूकंप के आने की संभावनाएँ हमेशा बनी रहती हैं, इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भारत में कहीं पर भूकंप नहीं आ सकता, भूकंप भारत में आ सकता है, ठीक है? अभी भारत वाला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे भूकंप के लिए नया मैप जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन-सा क्षेत्र सबसे हानिकारक है, कौन मतलब भूकंप के लिए कौन सेंसिटिव है, कौन-सा सेंसिटिव नहीं है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इस स्थलाकृतियों की। तो शुरुआत में मैंने जो बात आपसे बताई, शुरुआत में जो मैंने आपसे बताया यहाँ पर, इसमें जो मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम यहाँ पर अगर देखें इसमें तो क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैंने फोर्स के बारे में बात कर ली, फोर्स मैंने बता दिया, फिर वोल्केनो के बारे में बता दिया, अब हमने बात कर ली अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है? इस चौथा जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो कौन सा? स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां का मतलब क्या है? स्थल पर बनने वाली आकृतियां। कौन-कौन एजेंट ऐसे हैं, कौन-कौन से तत्व हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, ठीक है? तो इसमें अगर स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो स्थलाकृतियों में सबसे पहली बात आप समझेंगे यहाँ पर अपक्षय और अपर्दन क्या होता है। देखो मैंने बताया अपक्षय का मतलब है पृथ्वी की सतह पर सैलों यानी चट्टानों का टूटने से होने वाली प्रक्रिया। कोई चीज टूट गई, अगर वो टूट गई है तो कहीं पर जाकर के तो डिपॉजिट हो ही जाएगी। जैसे एग्जांपल में कि कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये सैल है, मतलब चट्टान है, कठोर चट्टान है, और नीचे वाली मुलायम चट्टान है। यहाँ पर क्या है? ये मुलायम चट्टान है। तो कठोर चट्टान मुलायम चट्टान पर पानी तो आ रहा है, लेकिन कठोर चट्टान को जल इतनी जल्दी तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन मुलायम चट्टान को क्या कर रहा है? तोड़ दे रहा है, छोटे छोटे पार्ट में बांट दे रहा है। तो तोड़ करके क्या करेगा? ये पानी अपने साथ में उस अवसाद को ले जाएगा और जहां पर ले जाएगा वहीं पर वो कहीं पर जाकर के वो उसको जमा देगा। तो जमाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे निक्षेपण। तो क्या बोलेंगे? डिपोजिशन को क्या बोलेंगे? निक्षेपण। मतलब दो बातें मैंने बता दी, एक अपक्षय, दूसरा क्या? निक्षेपण। लेकिन अपर्दन क्या है? देखो अपक्षय क्या हो गया? पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से होने वाली प्रक्रिया होगी, और टूट करके जब जल, पवन या हिम कोई और एजेंट, कोई और घटक के द्वारा उसको ले जाया जाता है, यानी कि भूप्रदेश पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या बोलते हैं? अपर्दन। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और निक्षेपित करते हैं। निक्षेपण का मतलब क्या है? जमाते हैं, निक्षेपण करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के प्रत्येक प्रक्रम विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो अब समझते हैं नदी कौन से कार्य करती है, नदी के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहली बात, अब नदी समझिए। मान लीजिए नदी, यहाँ पर नदी का प्रवाह ऐसे हो रहा है, तो नदी जहाँ चलती है उसका उद्गम क्षेत्र होता है, जहाँ पर खत्म होती है उसका क्या होता है? डेल्टा बनता है, वहाँ डेल्टा बनता है। तो जहाँ से नदी चलती है, किसी ऊंचाई से चलती होगी, तो जब बहती है तो क्या करती है? अपर्दन करती है, अपक्षय करती है, और बाद में जब निचले स्थान पर आती है तो वहां पर क्या करती है? निक्षेपण करती है, डिपोजिशन करती है। यहाँ पर क्या करती है? डिपोजिशन करती है, निक्षेपण करती है, ठीक है? तो नदी के कार्य क्या है? नदी की बात करें तो सबसे पहला बात है जलप्रपात बनाती है। आपने आप में से बहुत से लोग वाटरफॉल देखे होंगे, इसको वाटरफॉल बोलेंगे, इसको जलप्रपात बोलेंगे, वाटरफॉल बोलेंगे। बहुत से लोगों ने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। यहाँ पर देखिए पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसको ही बोलते हैं जलप्रपात। भारत में बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। धुआंधार, ये जलप्रपात कहाँ पर है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है? एक और बात, विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात हैं, और सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एक एंजल जलप्रपात है। ये आप ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका नाम है एंजल जलप्रपात। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में है। और ऐसे ही एक बहुत फेमस जलप्रपात, इसको बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। ये कहां पर है? ये उत्तरी अमेरिका में है। और विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर है? अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर है? जो है अफ्रीका में, ठीक है?
और क्या कार्य है नदी के? देखिए नदी में एक जो इंपॉर्टेंट कार्य इसका ये है, विसर्प मेंडर का निर्माण करना, मेंडर, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, लेव, तटबंध और डेल्टा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पर नदी, जैसे नदी ये आ रही है, या मान लेते हैं मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये नदी है, इस तरीके से कोई नदी हो गई, ऐसे जहां से चलती है ये इसका उद्गम क्षेत्र है। तो पर्वतों पर स्पीड में बहती है, तो पर्वतों पर क्या होती है, पर्वतों की ढाल पर क्या करती है, ये जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, जलप्रपात का, वाटरफॉल का निर्माण करती है। ठीक है। और जैसे ही मैदानी भागों में पहुंचती है, जैसे ही मैदानी भागों में पहुंचती है, इसकी स्पीड कम होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। और जब स्पीड कम होती है तो ये धीरे धीरे इधर उधर क्या होती है, इसकी स्पीड कम होती है, मुड़ने लगती है। मतलब कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने पर वह मोड़दार मार्ग का निर्माण करती है, ये इधर मुड़ने लगती है। जब मुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको मेंडर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, विसर्प। अब सवाल बनता है कि नदियां मेंडर का निर्माण कहाँ करती हैं, तो मेंडर का निर्माण कहाँ करती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में मेंडर का निर्माण करती हैं। बात समझ में आ गई। और धीरे धीरे क्या होता है, मेंढर बनते 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 यहाँ पे क्या होता है, ये अपना रास्ता बदल देती है। यहाँ पर ये जम जाता है, इधर ये जमा हो जाता है, तो रास्ता टूट जाता, मतलब रास्ता जम जाएगा ये अवसादों से, क्योंकि घुमाव ज्यादा है। तो उसका रास्ता बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा। जो हिस्सा अलग हो जाएगा तो उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं चाप झील, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। मतलब कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चाप झील। चाप झील। तो ऑक्सबो लेक्स का निर्माण कहाँ होता है, ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है मैदानों में। क्लियर हो गई बात? तीन चीजें हमने पढ़ ली, जलप्रपात, विसर्प और चाप झील, यानी कि ऑक्सबो लेक। तीसरी चौथी बात, बाढ़ तट मैदान। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। भाई बाढ़ किसको बोलते हैं, फ्लड किसको बोलते हैं, जब नदी अपने पानी को अपने मार्ग से बाहर निकाल दे, मतलब उसका रास्ता मान लीजिए ये है, इस पर संभाल नहीं पाई तो बाहर निकल गया, तो जब बाहर निकल गया तो बाढ़ आ जाती है। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिससे निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, वही तो बाढ़ होती है। जब तक नदी अपने मार्ग में ही बहेगी, उससे बाहर नहीं पानी आएगा तो बाढ़ नहीं आएगी। तो जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उससे पानी बाहर निकल भी जाता है, नदी संभाल नहीं पाती, पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। और बाढ़ के कारण महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण, मतलब कि जमाव होता है, जिससे समतल उपजाऊ बाढ़ मैदान का निर्माण होता है। बिहार में जैसे आपने देख सुना होगा, कोसी नदी क्या होता है, हर साल बाढ़ लाती है। इससे नुकसान तो होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, इस बाढ़ से क्या होता है, इस बाढ़ से वहां पर नए नए अवसादों का जमाव होता है, जिससे उपजाऊ मैदान बना रहता है। बात में आ गई। इसके बाद क्या है, तटबंध है। तटबंध का नाम ही, तट का मतलब है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देखिए बाढ़ का मैदान, तट का मतलब क्या है, ये नदी है, ये तट है, यहाँ पर तट है। तो यहाँ पर क्या है, नदी के उत्थित पट्टों पर, मतलब तट, ये तट है, कोस्ट है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जमाव, अवसादों का जमाव क्या हो जाएगा, तट बंद हो जाएगा। तटबंध कौन बनाता है, लीव कौन बनाता है, वो है नदी। और डेल्टा तो आप सबको पता है कि जब नदी का अंत होता है, जब नदी का अंत होता है, मतलब कि नदी जहां समाप्त होती है, वहां पर उसकी स्पीड बहुत कम होती है, जल की स्पीड बहुत कम होती है। जब स्पीड कम होती है तो अपने द्वारा लाए गए अवसाद को, यानी कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, उनको लास्ट में वो जमा देती है, उसको बोलते हैं डेल्टा। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। तो डेल्टा का है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, अनेक नदी धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहां नदी अपने साथ लाए गए मलबे, यानी कि सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स का निक्षेपण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। ये कुछ कार्य थे किसके, नदी के। अब बात करते हैं यहाँ पर है समुद्री तरंग एवं हिम नद के कार्य। देखो समुद्री तरंग क्या करती है, समुद्री तरंग क्या करती है, अगर आप समुद्री तरंग की बात करेंगे तो उसमें पहली चीज क्या है, एक तो अपर्दन निक्षेपण दोनों करेंगे। अपर्दन का मतलब है काटना पीटना, निक्षेपण का मतलब जमाव। तो समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैग, समुद्री समुद्र भृगु, और क्या है, समुद्री पुलिन, इसको बोलते हैं बीच। यहां पर आप देखिए, इसमें आप देखिए, यहां पर देखिए, ये जो स्थल है, स्थल वाला हिस्सा इधर का, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये स्थलीय भूमि है, ये समुद्र है, समुद्र है। यहाँ पर तरंगों ने पहले इसको हल्का हल्का काट दिया। यहाँ पर देखिए जो काट दिया इसको क्या बोलेंगे, समुद्री गुफा। और काट करके पूरा गड्ढा करके इसको पार करके उस साइड में छेद कर देंगे, मतलब पूरा ये इसको काट देंगे, इसको क्या बोलेंगे, तटीय मेहराब। देखिए क्यों बोलते हैं मेहराब, क्योंकि यहाँ मेहराब जैसा बना हुआ है, इसको बोलेंगे मेहराब। ठीक है, लेकिन मेहराब धीरे धीरे कट जाएगा, कट जाएगा, कट कर जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो कटने के बाद में क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, केवल एक पिलर जैसा बनेगा। ये जो पिलर है इसको क्या बोलेंगे,
स्टैग बोलेंगे, स्टैग बोलेंगे। और जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे, समुद्र भृगु बोलेंगे। क्या बोलते हैं, समुद्र भृगु। और समुद्र के साइड में जो तट होता है उसको क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं। आपने देखा होगा कि लोग बीच पर वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनता है, समुद्री गुफा, उसके बाद मेहराब, उसके बाद स्टैग। ठीक है, तो समुद्री गुफा क्या है, तरंगे सैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। ये दरार बन रही है, देखो यहाँ पर ये दरार है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये दरार है का बड़ा फॉर्म, यहाँ पर ये दरार है, दरार होती है जो समय के साथ साथ बड़ी होकर गुफा बन जाती है, गुफा बन जाती है। पहले दरार पड़ती है, बार बार टक्कर होती है वहां पर, तो वो क्या बन जाएगी, गुफा बन जाएगी। तटीय मेहराब, गुफाओं के बड़े होने पर केवल छत बचती है, बीच का हिस्सा गायब, तो छत बची तो उसको क्या बोलेंगे, मेहराब बोलेंगे। और जब छत भी टूट जाए, अपर्दन छत को तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है, दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, स्टैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैग बोलेंगे। ठीक है, और समुद्र भ्रग क्या है, समुद्र जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैल तटों को समुद्र भ्रग कहते हैं। और समुद्री पुलिन क्या है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके पुलिन का निर्माण करती है। मतलब समुद्र को जो बीच होता है वहां पर देखेंगे, वहां पर अवसादों का, वहां पर समुद्री तरंगे आती हैं जाती हैं, वो जमा करती रहती हैं। ठीक है, हिमनद की बात करेंगे, मतलब ग्लेशियर की बात करेंगे, तो ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर अगर देखेंगे, हिमनद देखेंगे, तो हिमनद अथवा बर्फ की नदियां होती हैं। जैसे भाई पानी की नदी बहती है, वैसे जैसे बर्फ पिघलता है, हिमनद पिघलता है, तो फिर वहां पर देखेंगे तो क्या होगा, जैसे पानी बहता है वैसे बर्फ पिघल कर भी बहता है। जब बर्फ पिघलता है तो वो क्या करता है, अपने साथ में कठोर चट्टान वगैरह लेकर के चलता है। तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। ये अपने नीचे के कठोर चट्टान से गोलास्मी मिट्टी पत्थरों को अपरदित करती है, मतलब कि कंकड़ पत्थर को अपरदित करते हुए चलती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन क्षेत्रों में गर्त भर जाता है और सुंदर झील का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल में कि ये हिमानी, यहाँ पर हिमानी है, तो हिमानी हिमानी जब चलना शुरू करती, मान लीजिए यहाँ पर गर्त है, गड्ढा है, तो इसमें वो पिघला हुआ बर्फ का मतलब है जो ग्लेशियर है, जो बहता है वो इसमें भर जाता है, इसका क्या बनता है, इसको बोलते हैं झील। ठीक है, ऐसे ही आकृति क्या बनती है, हिमनद, हिमोड़, ग्लेशियर मॉइन क्या होती है, हिमनद द्वारा लाए गए छोटे बड़े सैल, मतलब पत्थर, रेत एवं तलछट निक्षेपण से क्या बनता है, हिमोड़ बनता है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं जैसे नदियां अपने साथ लाए गए अवसादों का जमाव करती है, वैसे भी हिमानी भी जमाव करता है। इसके बाद बात करते हैं पवन के कार्य। पवन के कार्य क्या होते हैं, ये तो हो गए ग्लेशियल, यहाँ पर दो चीजें दी हैं, एक समुद्री झील, सॉरी हिमानी झील, और हिमोड़ यानी कि मोरन। अब अगर लास्ट बात करें पवन की, पवन के क्या कार्य हैं, तो पवन भी तो वही काम करता होगा कि पवन अपर्दन करता होगा और निक्षेपण करता होगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि अच्छा ये कहां पर काम कर पाएगी, जहां पर कोई अवरोध नहीं होगा, रेगिस्तान में, राजस्थान में कह सकते हैं कि जो डेजर्ट है, थार है वहां पर, या दुनिया के किसी भी उसमें डेजर्ट में, रेगिस्तान में ये चीजें होती हैं। तो पवन क्या करती है, अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है। ठीक है, सबसे पहले मशरूम रॉक, छत्रक शैल। अगर मशरूम रॉक की आप बात करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आप मशरूम रॉक, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेगी ये छोटी सी पहाड़ी। ठीक है, मशरूम रॉक, मशरूम देखा होगा आपने, तो जैसे समझ लिया वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पर देखिए बना हुआ, ये देखिए मशरूम रॉक बना हुआ है ऐसे। मतलब कि रेगिस्तान में क्या होता है, जो पर्वत पहाड़ी होती है, कोई भी छोटी सी पहाड़ी होता है, उसको नीचे का हिस्सा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार को सेल देख सकते हैं। पवन के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचला भाग आसानी से कटती है, इसलिए इसे सेल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होता है, बस मशरूम जैसा होता है। सैंड ड्यून्स कहाँ है, ड्यून्स का मतलब क्या है, देखिए ये ड्यून्स बने हुए हैं, यहाँ पर क्या है, ये ड्यून्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे आपको। ये देखो बालू टिब्बे, मतलब ड्यून्स यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब कि पवन चलने पर या अपने साथ रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, बालू टिब। मतलब मतलब ये कि वो पवन जो रेत होती है उसको उड़ा कर ले जाती है, जब पवन रुक जाती है तो वो बालू नीचे बैठ जाती है, उसको क्या बोलेंगे, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और लास्ट बात, लोएस, लोएस क्या होता है, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोएस। और दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, चीन में लोएस का मैदान, लोएस निक्षेपण के एग्जाम्पल। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। तो इस चैप्टर में इतना ही था, यानी कि इसमें क्या क्या बताया गया, इसमें बताया गया प्लेट क्या है, प्लेट के साथ साथ में ये भी बताया गया
कि कौन बल कितने प्रकार के होते हैं, अंतर्जनित और बाह्यजनित बल, उसके बाद उससे क्या होता है, उसके कार्य क्या है, मतलब कि उस बलों से जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, नदी हो गई, हिमनद हो गया, समुद्र हो गया और पवन से कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अगले क्लास में हम चौथा चैप्टर वायु पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर वाला पढ़ेंगे। अभी मैं इस ये जो चौथा चैप्टर है, इस पर हम अभी जो है वो डिस्कशन भी कर रहे हैं, मतलब एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो जब आप इसको कर लेंगे तो फिर आप धीरे-धीरे एमसीक्यू भी लगाइए। जो मेरी सीरीज़ है एमसीक्यू जो मेरी सीरीज़ है एमसीक्यू रिवीजन वाली, वहाँ पर। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।